आज की कहानी एक ऐसे नफ़रत की है और एक ऐसे धोखे की है, जिसकी जिस धोखे की वजह से उस इंसान को इतना गुस्सा आता है और उसके बदन के अंदर इतनी आग होती है, इतनी नफ़रत होती है कि वो सोचता है कि मैं इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए और अपने अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए क्या करूँ? और क्यों ना मैं सामने वाले की हत्या ही कर दूँ जिसने उसको धोखा दिया है। और उसके बाद वो उसकी सचमुच हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने के बाद भी उसको ये महसूस होता है कि जो उसके अंदर नफ़रत है और जो उसके अंदर गुस्सा है, वो अभी पूरी तरीके से दबा नहीं है। और उसके बाद वो उस मरे हुए इंसान की लाश पर बहुत ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ और उसके ऊपर लातें मारता है और बहुत गंदी-गंदी गाली उस लाश को दे रहा है और उसको मार रहा है। उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता और उसको लगता है कि अब इसके साथ ऐसा और क्या किया जाए। और वो फिर उसको उस लाश को लेकर रेलवे ट्रैक पर जाता है और वहाँ पर एक ट्रेन गुज़रती है और उससे उसके 3-4 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर उसको बड़ा सुकून मिलता है और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि अभी भी जो उसका गुस्सा है, वो पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। और उसके बाद वो फिर उन लाश के टुकड़ों को इकट्ठे करता है और फिर से ट्रेन की पटरी पर सही तरीके से रखता है कि जब कोई दूसरी ट्रेन आएगी, तो उन टुकड़ों के भी टुकड़े हो जाएँगे। और इसी बीच दूसरी ट्रेन आती है और उसके फिर से चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 3 ट्रेन से एक ही इंसान की लाश को बार-बार वो रेलवे की पटरी पर रखता और ट्रेन जाती और वो उनको कटते हुए देखता और उसको लगता कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर वो अपने घर वापस आता है। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी ऐसी नफ़रत की है, इतने जो करीब के रिश्ते होते हैं, जब कोई धोखा देता है, तो उसके लिए कितनी तकलीफ़ होती है। तो कहानी है 22 अगस्त 2025, जो अभी पिछला महीना गुजरा ही है हमारा। प्रयागराज के एक कौशाम्बी जगह है, वहाँ पर एक स्कॉर्पियो जिसके अंदर 4 आदमी हैं और वो चित्रकूट के लिए दौड़ती जा रही है और उसके अंदर पीने-पिलाने का माहौल है। जो जो चारों आदमी हैं, वो शराब पी रहे हैं और जो ड्राइवर है, उसको भी वो शराब पिला रहे हैं, जबकि उसको शराब नहीं पीनी चाहिए और ना ही उसको पिलानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जो उसके अंदर जो चारों व्यक्ति हैं, उनमें से जो स्कॉर्पियो चला रहा है, जो ड्राइवर है, जो चालक है, उसको वे थोड़ा पैग है, थोड़ा लार्ज बनाकर देते हैं, यानी कि ज़्यादा शराब, उनकी जो तीनों की कोशिश ये थी कि ज़्यादा शराब उस व्यक्ति को पिलाई जाए, जो स्कॉर्पियो की ड्राइविंग कर रहा है। और धीरे-धीरे उनको लगता है कि जो नमकीन बिस्कुट है, वो ख़त्म हो रहे हैं और वो एक ढाबे पर रुकते हैं और गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे ही वो फिर नमकीन, चिप्स, बिस्कुट वगैरह खरीदते हैं और उसके बाद गाड़ी फिर से कौशाम्बी की सड़कों पर दौड़ने लगती है। इसी बीच जो गाड़ी चला रहा था, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं एहसास होता है कि ये तीनों जानबूझकर उसको ज़्यादा शराब पिला रहे हैं और उसको कुछ खतरे का आभास होता है और वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। और लेकिन जो तीनों होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं-नहीं, यहाँ से वापस नहीं जाना है। पूरी पार्टी का इंतज़ाम तो चित्रकूट में ही है और चित्रकूट में चलते हैं और वहीं पर जाकर बाकी की पार्टी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्कॉर्पियो चला रहा था, वो कहता है नहीं, मुझे वापस जाना है। 2 व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे। वो कोई भारी चीज़ उस ड्राइवर के सिर में बहुत ज़ोर से मारते हैं, जिससे उसका संतुलन बिगड़ता है और गाड़ी साइड में वो खड़ी करते हैं। जो ड्राइवर की साइड में बैठा हुआ व्यक्ति था, वो स्टीयरिंग को सँभालता है और गाड़ी को सड़क के किनारे लगा देता है। और जैसे ही गाड़ी सड़क के किनारे लगती है, तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आगे बैठे हुए व्यक्ति के गले में एक फंदा डालता है, जो ड्राइविंग कर रहा था, और उसको पूरी ताकत से खींचता है और जब तक खींचता रहता है, जब तक वो उसकी मौत नहीं हो जाती। अब जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वो आदमी मर चुका था। अब ये तीनों आदमी उसको ड्राइविंग सीट से उठाकर पिछली सीट पर डालते हैं और उसके बाद करीब 1.5 घंटे तक वो गाड़ी फिर से कौशाम्बी की सड़कों पर एक लाश को लेकर घूमती रहती है, दौड़ती रहती है। इसी बीच जिसकी वो लाश थी, उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है या उसकी नज़र पड़ती है जो पीछे बैठा हुआ था और उसको लगता है इसके मोबाइल को देखना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि इसके मोबाइल में क्या-क्या है। अब क्योंकि जितने भी फ़ोन होते हैं सबके अंदर लॉक होते हैं, उसके फ़ोन में भी लॉक लगा हुआ था और वो उस लाश का हाथ उठाता है, जो उसका फिंगरप्रिंट था, और उसका थंब उस पर लगाता है, जिससे उसके मोबाइल का लॉक खुल जाता है। लॉक खुलते ही वो उसकी गैलरी में जाता है और उसके फ़ोटो वगैरह चेक करता है और उनको फ़ोटो को देखकर उसको इतनी तेज़ गुस्सा आता है, लाश के ऊपर, वो थप्पड़ बजाने शुरू कर देता है और उसको बहुत गंदी-गंदी गाली देता है
और उनको फ़ोटो को देखता रहता है और उसको मारता रहता है। और उसके बाद कहता है, जो गाड़ी चला रहा था उसको पीछे बैठा हुआ आदमी आदेश देता है कि तुम गाड़ी को किसी रेलवे ट्रैक के पास लेकर चलो। अब क्योंकि उनको चित्रकूट तो जाना नहीं था, और जो उनका काम था आधे रास्ते पर ही हो गया था। उनका प्लान ही उसकी हत्या करना था, और हत्या उनकी कौशाम्बी में ही वो कर चुके थे। और वो गाड़ी को, स्कॉर्पियो को, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम था पूरा मुफ्ती। पूरा मुफ्ती में बमरोली रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर वो जाते हैं, और वहाँ पर उसकी लाश को कुछ इस तरीके से ट्रैक पर रखते हैं जिससे कि कोई भी ट्रेन आए और उस ट्रेन से इसके चीथड़े उड़ जाए। और इसी बीच डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से गुजरती है और उसके टुकड़े करती हुई वो वहाँ से चली जाती है। अब वो आदमी बैठा हुआ स्कॉर्पियो के अंदर उस ट्रेन को देख रहा है, और जब वो ट्रेन चली जाती है उसके बाद वो ट्रैक पर आता है और देखता है कि जो भी उसके टुकड़े इधर उधर जाकर गिरे थे, उसका सर अलग, हाथ अलग, लेकिन जो पेट का हिस्सा है काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके टुकड़े नहीं हुए थे। तो वो फिर अब अपने साथियों के साथ, जो उसके दो साथी उसके साथ थे, उनको बुलाता है, और उसके जो पेट का हिस्सा है और जो बाकी हिस्से हैं उनको फिर से पटरी पर रखता है, और उसके बाद दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। और इसी तरीके से फिर दूसरी ट्रेन इसी तरह काटती हुई जाती है, और फिर उसके टुकड़ों को उठाते हैं और फिर उसी ट्रैक पर रखते हैं। और फिर तीसरी ट्रेन भी उसके जो टुकड़ों के टुकड़े हुए हुए थे उनके टुकड़े करती हुई निकल जाती है। और उसके बाद वो तीनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं चित्रकूट के लिए। लेकिन रास्ते में ही कोई ऐसा गड्ढा आता है, उनका ऐसा कोई बैलेंस खराब होता है जिससे गाड़ी फंस जाती है। और उनका जो प्लान था वो ये था कि उस गाड़ी को कहीं पर ले जाएंगे और उसमें आग लगा देंगे। लेकिन गाड़ी फंस जाती है और वो निकलती नहीं है, क्योंकि तीनों ने ही शराब पी रखी थी। हो सकता है शराब के नशे में वो गाड़ी सड़क के किनारे चली गई हो। अब वो उसको वहीं पर छोड़ते हैं और तीनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। अब सवाल ये था कि ये आदमी था कौन और इसकी हत्या किसने करी। अब क्योंकि ये जो घटना थी ये 22 अगस्त 2025 की थी। अब 23 अगस्त को अगले दिन कुछ जो राहगीर हैं, मुसाफिर वहाँ से गुजर रहे हैं, और वो देखते हैं कि बहुत सारे लाश के टुकड़े पड़े हैं, और वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है और वो जाकर देखती है कि बहुत सारे ऐसे चीथड़े पड़े हुए हैं। पुलिस खैर सबको इकट्ठे करती है और वहाँ से अस्पताल के अंदर उनको भेजती है, और फिर उनकी फ़ोटोग्राफ़ी होती है। जो भी उसके कपड़े थे, जो उसके बदन से चिपके हुए थे, कटे-फटे, या जो भी उसकी पहचान की चीज़ थी, क्योंकि पहचान में तो वो आ ही नहीं रही थी कि है किसकी। लेकिन फिर भी पुलिस जो भी फ़ोटो खींच सकती थी अपने हिसाब से, उन सब के फ़ोटो खींचती है, और उसके बाद उस लाश को सहेज कर रख लिया जाता है। इधर एक आदमी जो घर नहीं आता, एक भाजपा का नेता है जिसका नाम था रणधीर सिंह यादव। उसके घर वाले पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वो बताते हैं कि हमारा जो बेटा है रणधीर सिंह यादव, वो अपनी स्कॉर्पियो में कहीं पर अपने दोस्तों के साथ कहीं पर गया था या किसी काम से गया था, और वो वापस नहीं आया। अब पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और उसकी तलाशी अभियान शुरू करती है। तो अ, जो उसकी स्कॉर्पियो थी वो पुलिस को मिल जाती है, और पुलिस जाकर स्कॉर्पियो अपने कब्जे में लेती है, जिसके अंदर कुछ शराब के गिलास खाली और कुछ नमकीन बिस्कुट वगैरह पड़े हुए होते हैं। और पुलिस उसको लाकर थाने में खड़ी करती है, और उसके बाद उसके जो घर वाले थे उनको बताती है कि जो उसकी गाड़ी है रणधीर सिंह की वो तो मिल चुकी है, लेकिन रणधीर सिंह अभी नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर जो रणधीर सिंह के घर वाले थे उनको लगता है कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, और कई दिन हो गए हैं हमारा जो बेटा है या जो हमारा लड़का है घर पर नहीं आया है। अब क्योंकि ये खुद भाजपा का नेता था, जो उसके माता पिता थे वो भी इलेक्शन लड़ चुके थे, तो वो जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य, ये लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, और हमारा बेटा जो भाजपा का नेता है और एक समाज सेवी है वो गायब है। अब केशव प्रसाद मौर्य जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको बुलाते हैं और ये आदेश देते हैं थोड़ा इसको सीरियस लो, और जो हमारा नेता है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढो। अब पुलिस के ऊपर ये थोड़ा प्रेशर होता है। अब पुलिस उनको बुलाती है, और बुलाने के बाद अब जो भी ऐसी गुमशुदगी होती है, इसमें सबसे पहला काम पुलिस का यही होता है कि जो भी आसपास के थाने हैं, कहीं ऐसी कोई ऐसी लाश मिली हो या कोई ऐसा कोई गुमशुदगी ऐसी कोई है जिसकी पहचान ना हो रही हो, तो उसके बारे में उनको बताया जाता है। तो इसी बीच उनको पता चलता है कि एक लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी, और जो रणधीर सिंह के जो घर वाले थे उनको बताया जाता है कि एक लाश अस्पताल के अंदर है, एक बार आप उसको भी जाकर देख लो, और हम तो ये चाहते हैं कि वो रणधीर सिंह की ना हो। अब घर वाले बड़े दुखी मन से वहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद क्योंकि 26 तारीख को जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने काफ़ी उसका वेट करा, और उसका अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया था। अब जो
क्योंकि अब लाश तो थी नहीं। जो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं रणधीर सिंह के घर वालों को वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं जो उन्होंने उस लाश की ली थी, और उन तस्वीरों को देखकर उनको एक तरीके से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत। और जो मैंने आपको बताया 3 ट्रेनों से उसको काटा गया, उसको एक तरीके से फांसी दी गई, पीछे से फंदा डाला गया। तो बहुत बुरी उसकी जो वीडियो, जो उसकी फ़ोटो थी और जो उसकी वीडियोग्राफ़ी थी, जब पुलिस उनको दिखाती है तो उनको इस चीज़ का बहुत दुःख होता है कि हमारे बेटे को किसी ने इतनी बुरे तरीके से मारा है। अब उसके बाद पहचान हो चुकी है, अब पुलिस का भी एक काम आसान हो गया, क्योंकि गाड़ी भी बरामद हो चुकी है, और जो लाश है, जो एक लाश मिली थी, जो पुलिस ढूँढ ही रही थी किसकी है, उस लाश की पहचान हो चुकी है। और तीसरा, जो उप मुख्यमंत्री का दबाव था कि रणधीर सिंह यादव कहाँ पर है, उसकी लाश भी पुलिस मिल चुकी है। तो यहाँ पर तीनों कड़ी आपस में मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि रणधीर सिंह की किसी ने बेदर्दी से हत्या कर दी है। पुलिस घर वालों को बुलाती है और उनसे बात करती है कि वो किसके साथ गया था और कौन-कौन उसके ऐसे दोस्त हैं। और जो स्कॉर्पियो जिस रास्ते पर मिली थी, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, और उसमें देखा जाता है कि स्कॉर्पियो जो रणधीर सिंह यादव की थी, एक ढाबे पर रुकी है, और शीशा उसका नीचे करके कोई उसके अंदर से जो नमकीन बिस्कुट या कोई सिगरेट वगैरह खरीद रहा है, और उसका चेहरा इतना साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन कैमरे के अंदर उसका चेहरा आ रहा है जो खरीद रहा है। अब पुलिस खैर उसको थोड़ा साफ कराती है, उसको स्कैन कराती है, और उसके बाद उसके घर वालों के पास जाती है और उनसे पता करती है कि क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं दिखाई दे रही है, रणधीर सिंह स्टीयरिंग पर बैठा है और नमकीन बिस्कुट खरीद रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी ने उसका किडनैप तो नहीं किया है। और जो भी व्यक्ति उसके साथ थे, जो नमकीन बिस्कुट या कोई भी सामान खरीद रहे हैं, वो उसके जानने वाले ही हैं। अब जानने वाले हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसके घरवाले भी उनको जानते होंगे, और यही सोचकर पुलिस उसके घरवालों को ये सारी बातें बताती है और उनको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। और जो उसके घरवाले हैं, वो बताते हैं, नाम गिनाते हैं कि कौन-कौन ऐसे हैं जो उसके दोस्त थे। तो बताते हैं कि एक तो उसका दोस्त है डॉक्टर उदय यादव, एक राम सिंह है, और 2-4 नाम और पुलिस उनको बताती है। अब जब उनके सामने नाम आ जाते हैं, तो पुलिस फिर वो सीसीटीवी फुटेज उनके घरवालों को दिखाती है, जिसको देखकर वो पहचान जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये तो राम सिंह है। खैर, अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान हो चुकी है, वो राम सिंह है, और घरवालों ने उसकी पहचान करी है। पुलिस फ़ौरन राम सिंह को उठाती है, और राम सिंह को उठाकर उससे फिर पता करती है कि ये सब क्या हुआ और रणधीर सिंह की हत्या किसने की। यहाँ पर जो राम सिंह है, वो बिल्कुल भी इस बात को मानने से मना नहीं करता कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, जैसे सभी अपराधी पहले मना करते हैं। लेकिन उसने जैसे ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, तो उसने साफ-साफ बता दिया कि हाँ, उन्होंने ही उसकी हत्या करी है, और उसके साथ जो भी हुआ है, वो ठीक हुआ है, और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ पर पुलिस चौंकती है कि इतने बुरे तरीके से कत्ल करने के बाद भी जो कातिल है, वो खुद इसका जो इकरार कर रहा है, और वो उसको इस चीज़ का कोई पछतावा भी नहीं है। तो वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जो कहानी सामने आती है निकल कर, वो ये थी, जो ये रणधीर यादव, जो भाजपा का नेता था रणधीर सिंह यादव, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था डॉक्टर उदय यादव। अब उदय यादव एक सरकारी अस्पताल के अंदर कंपाउंडर था, और जो भी गाँव में छोटे-मोटे जो बुखार है, सर्दी है, नज़ला है, उसका वो इलाज करता था। तो इसीलिए सब उसको डॉक्टर के नाम से ही वहाँ पर पुकारा करते थे। अब दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क था। एक मामूली कंपाउंडर था, उसकी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी, और इतनी सारी सुख-सुविधाएँ उसके पास नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो ये भाजपा का नेता था रणधीर सिंह, इसके अच्छे ख़ानदान से, एक मतलब अमीर इसका घराना था, 3-4 गाड़ियाँ थीं, और समाज सेवी था, पैसे की इनके पास कमी नहीं थी, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब करीब 6-7 साल इनकी दोस्ती पुरानी थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जब दोस्ती ज़्यादा गहरी होती है तो फिर घर पर आना-जाना हो जाता है, और यहाँ पर रणधीर का उदय के घर पर आना-जाना हो जाता है। और जो इसकी उदय की वाइफ़ थी, जिसका नाम था अंजलि, जब वो उसके तरीकों को देखती है कि वो गाड़ी से जा रहा है, और वो महँगे उसके कपड़े हैं या मोबाइल महँगा है, तो उसको लगता है कि कि हम तो गरीब हैं। क्योंकि ऐसा लगता है जब वो आदमी जो भी उसका लाइफ़ स्टाइल है, उससे कहीं न कहीं वो संतुष्ट होता है, और उसको लगता है कि सब जो भी है ठीक है। लेकिन अगर उसके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए, जो सारी सुख-सुविधाओं का आनंद उठा रहा है, तब उसको कहीं पर जाकर ये कहीं न कहीं एहसास होना शुरू हो जाता है, कोई भी इंसान हो, कि मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए, और रणधीर के पास सारी ऐसी चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें उदय के दिमाग में नहीं थी। उसको लग वो अपनी ज़िंदगी से खुश था। लेकिन उदय की जो वाइफ़ थी अंजलि, उसको ये सारी चीज़ें अखरने लगती हैं, क्योंकि जो रणधीर था,
वो आकर घर पर अच्छा खासा खर्चा करता था, अपने दोस्त को भी जो चीज़ें थी या कई तरह की हेल्प और तो महँगे-महँगे तोहफ़े देता था। और यहाँ पर अंजलि कहीं न कहीं रणधीर की तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। और जो रणधीर था, वो इस मामले में बहुत कच्चा था और अब रणधीर का और अंजलि का अफ़ेयर शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। अब क्योंकि कई बार वो उसकी मौजूदगी में भी घर आ रहा है, उदय की, और कई बार उसकी जब वो मौजूदगी घर पर नहीं होती थी, यानी कि जब वो अस्पताल में होता था, तो रणधीर उसके घर पर आ जाता था। अब क्योंकि गाड़ी स्कॉर्पियो थी, लोग उस गाड़ी को वहाँ पर खड़ी हुई देखते थे, तो सबको थोड़ा-थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है और ये बात घूमते-घूमते उदय के कानों में पहुँचती है। और जैसे ही उदय को इस बात का पता लगता है, तो उसको इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसको अपनी घरवाली पर बहुत भरोसा था, वो उससे बहुत प्यार करता था और इधर उसको अपने दोस्त पर बहुत भरोसा था, क्योंकि 7-8 साल पुरानी उनकी दोस्ती थी और उसको ये यकीन नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। दोनों ही बिल्कुल उसके करीब के रिश्ते थे, एक बिल्कुल धर्मपत्नी थी और एक उसका एक जिगरी दोस्त था जिसके लिए वो जान दे सकता था, और उसको इन बातों का यकीन नहीं आता और वो फिर इसकी थोड़ी तहकीक करता है कि हो सकता है लोग बाग जानबूझकर ये चीज़ कर रहे हों हमारी दोस्ती खराब करने के लिए। लेकिन वो कई बार फिर इसको क्रॉस वेरीफाई करता है और उसको फिर थोड़ा-थोड़ा जब वो अपनी आँखों से देखना शुरू करता है कि थोड़ा जल्दी घर आना और फिर वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी देखना या गाड़ी आते-जाते देखना, तो उसको भी कहीं न कहीं शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी दोस्ती उससे रणधीर से इतनी गहरी थी और उसकी जो घरवाली थी उससे उसको इतना प्यार था कि वो एक बार को अपनी आँखों पर भी भरोसा नहीं करता। और फिर वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे वो बिल्कुल ये साफ देखना चाहता था कि इन दोनों के बीच में कुछ है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा ही हो। और वो एक प्लान बनाता है नैनीताल जाने का। 20 जून 2025 को वो अपने दोस्त रणधीर को बताता है कि जो तुम्हारी भाभी अंजलि है, वो उसका मन है नैनीताल में घूमने का और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी वाइफ़ को लो, और क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी साथ होगी और उनके बच्चे साथ होंगे और मेरी भी पत्नी और मेरे बच्चे साथ होंगे, और एक टूर नैनीताल का करके आते हैं। अब रणधीर को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को वहाँ पर लेकर जाऊँगा, तो फिर मेरी अंजलि से मुलाकात कैसे होगी? और उसको लगता है कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, और वो उदय को बताता है कि देखो जो तुम्हारी भाभी है उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और वो अपने घर जाने के लिए बोल रही है, तो मेरी पत्नी तो वहाँ जा नहीं पाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि गाड़ी रणधीर के पास ही थी और अब या तो उदय उससे गाड़ी माँगे या फिर उदय रणधीर को साथ लेकर जाए, तो दोनों ही चीज़ थी। तो रणधीर इस बात को समझता है और वो उससे कहता है उदय से कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अकेले वहाँ मन नहीं लगेगा। अगर तुम और अंजलि चाहो, भाभी चाहें, तो मैं तुम दोनों के साथ चल सकता हूँ। अब उदय को यही चाहिए था, उसको ये कन्फर्म करना था इन दोनों के बीच में अफ़ेयर है या नहीं है। और वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर वो जा रही हैं, तो तुम हमारे साथ चलो। तो रणधीर सिंह तैयार होकर आता है, अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो लेकर, और अंजलि और उदय को वो गाड़ी में लेता है और वहाँ से दोनों ये 3 आदमी नैनीताल के लिए निकल जाते हैं। अब ये रास्ते में थे और इनकी पूरी नज़र, क्योंकि जो उदय था, उसको सिर्फ़ ये जानने के लिए ही वो ये टूर कर रहा था। जो दिमाग में उसकी गलतफ़हमी है या जो चीज़ है वो गलत है या सही है, और उन दोनों पर उसी एक जासूस की तरह बारीकी से नज़र रखता है और उनकी हर हरकत को वो नोट करता रहता है। अब ख़ैर तीनों नैनीताल पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर घूमते हैं, फिरते हैं। अब बीच-बीच में जो डॉक्टर उदय था, वो दोनों को बोलता कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा अभी आ रहा हूँ, और उनसे वो दूर चला जाता और दूर से फिर उन दोनों की हरकतों को देखता और इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। ख़ैर अब बहुत सारे ऐसे गैजेट भी हैं, हिडन कैमरे भी हैं, क्योंकि होटल में रुके हुए थे। अब किसी भी तरीके से उसको ये पता चल जाता है कि ये शक नहीं है और ये दोनों के अंदर अफ़ेयर है और ये बिल्कुल सच बात है। अब ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और उसे बड़ा अफ़सोस होता है, क्योंकि दोनों ही रिश्ते उसने बहुत करीब थे। एक तरफ उसकी धर्मपत्नी और एक तरफ उसका जो गहरा दोस्त। लेकिन वो वहाँ पर कंट्रोल करता है अपने गुस्से को और उसके बाद वापस वो अपने घर पर आ जाते हैं। आने के बाद कुछ ही दिन गुज़रते हैं, अ, क्योंकि 20 जून को ये नैनीताल गए थे। अब 11 जुलाई आती है और 11 जुलाई को अचानक अंजलि की तबीयत ख़राब होती है और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि डॉक्टर जो उदय था, खुद डॉक्टर था और वो उसकी नब्ज़ वग़ैरह देखता है और वो ज़ोर-ज़ोर से रोता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम मेरा साथ इस तरीके से कैसे छोड़ के चली गई। और सोशल मीडिया पर भी उसके स्टेटस वग़ैरह डालता है कि बच्चों का क्या होगा, तुम मुझे अधूरा ही
रास्ते में मुझे छोड़कर कैसे चली गई। खैर अब क्योंकि खुद डॉक्टर था तो अस्पताल उसको लेकर जाया नहीं जाता और आनन फानन में अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब यहाँ पर रणधीर को ऐसा लगता है कि जो चीज़ थी हमारे दोनों के दोस्तों के बीच में, अंजलि अब वही नहीं रही, तो शायद अब ऐसा कुछ आगे होगा भी नहीं। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि जो नफ़रत और जो गुस्सा था वो उसके दिल में पल रहा है, जो उसका दोस्त डॉक्टर उदय था। और अब उसको कहीं न कहीं ये लग रहा था कि जब मेरी पत्नी ही इस दुनिया से चली गई है, तो क्यों ना फिर जिसकी वजह से ये हुआ है, तो उसका दुनिया में रहने का इतना कोई अब हक है नहीं और उसको भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। और मेरे जो आत्मा को भी शांति तभी मिलेगी जब मैं रणधीर को अपने हाथों से मारूँ। और वो फिर इसकी प्लानिंग शुरू करता है। तो जो इनके कॉमन फ्रेंड थे आपस में, जो रणधीर के और उदय के कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका नाम था, एक था सुजीत और एक इसका जो डॉक्टर उदय यादव का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था विजय। तो इनको सारी बातें बताता है और उनसे उनको अपने भरोसे में लेता है और उनको बताता है कि अगर हम किसी को अपने दिल की गहराइयों से दोस्त माना है और हम उसको अपने घर में लेकर आ रहे हैं और पीठ में वो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो हमें उसको क्या सज़ा देनी चाहिए। अब सारे दोस्त मिलते हैं, सबको वो भरोसे में लेता है और सब इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और इसकी सज़ा मौत से क्या कम होगी। अब ये सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और फिर ये प्लान बनाना शुरू करते हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये रणधीर को बोलते हैं कि चलो चित्रकूट चलते हैं और वहाँ पर एक बहुत अच्छी पार्टी है और वहाँ पर पार्टी करके आएँगे। और रास्ते में ही फिर ये उसकी किस तरीके से हत्या करते हैं और फिर किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर उसके चीथड़े उड़ाते हैं। अब क्योंकि मान सिंह पुलिस के कब्जे में था, तो मान सिंह को फिर जो पुलिस को ये लगता है कि जो ये अंजलि की जो मौत हुई थी, वो भी कोई सामान्य मौत नहीं थी। जो डॉक्टर उदय यादव, एक भाजपा के नेता को, एक दबंग नेता को इतने बुरे तरीके से मार सकता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने उस अंजलि को कैसे छोड़ा होगा। तो उसकी भी हत्या डॉक्टर ने ही की होगी। तो ये एक ऐसा अंजाम होता है, ऐसे त्रिकोणीय जो ये रिश्ते होते हैं या जो धोखा होता है आपस में, जिसका जो उदय की जो दोस्ती थी और जो उसका पत्नी के प्रति अपने प्यार था, वो लोगों से सुनने के बाद भी उसको इस बात का उसको ये यकीन नहीं आया कि वो दोनों मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें सामने आती हैं और वो सारी चीज़ें सच निकलती हैं और उसके बाद जो एक अच्छा खासा नेता था, उसकी हत्या होती है और इधर पत्नी की हत्या होती है और अब इनकी सारी ज़िंदगी जेल में जाएगी। तो ये थी आज की सच्ची घटना और इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ, आपका क्या नज़रिया है इस पर? और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।